सुबह 10 बजे के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे अहम विधेयक। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आज। पीएम मोदी का आज से ब्रिटेन और मालदीव का दौरा। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर होगी चर्चा, तो वहीं मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में बतौर मुख्य होंगे अतिथि। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को फिर लिया आड़े हाथों। कहा कि आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय शांति के मुद्दों पर पाकिस्तान का दोहरा चरित्र अस्वीकार्य। अमेरिका की राष्ट्रपति ने जापान के साथ की बड़े व्यापार समझौते की घोषणा। 15% टैरिफ के साथ जापान अमेरिका में करेगा $550 बिलियन का निवेश। सावन की शिवरात्रि पर सजे शिवालय, चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। यात्रा के अंतिम दिन भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों के कार्यसूची में आज दो विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात करें तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल पेश करेंगे और इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता और पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्य प्रणाली को अपनाना शामिल है। और इसके अलावा इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। और इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 विधेयक पेश करेंगे और इसके जरिए 2022 में बनाए गए कानून में कुछ संशोधन किए जाएंगे। इसका मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। तो वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक पेश करेंगे। समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कि कैरियर्स की जिम्मेदारियां, अधिकारियों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है। वहीं इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है और इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है। विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई है। राज्यसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक होगी। इस समिति का काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये समिति अगले हफ्ते के कामकाज की कार्य योजना बनाती है और साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और देश के सभी जरूरी मुद्दे और विषयों पर बिना हंगामे के चर्चा हो सके। समिति की अध्यक्ष उप सभापति हरिवंश करेंगे और बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के सदन के नेता शामिल होंगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पक्ष और विपक्ष में सहमति बन चुकी है, लेकिन ये चर्चा कब हो, इसको लेकर आज की बैठक में बातचीत हो सकती है।
और साथ ही राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने पर भी सहमति बनने की आज की बैठक में कोशिश होगी। वहीं अगर विपक्ष के मुद्दों पर नजर डालें तो पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के कथित बयान और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम यूके जाएंगे। पीएम की यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दरमियान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर आपसी हितों पर विस्तार से बात करेंगे। Bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the 6th largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। और यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो के बीच मुलाकात होगी, जिसमें आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पार्वता नैनी हरीश ने एक बार फिर से दोहराया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया और कहा कि देश की संप्रभुता
पर सवाल उठाने के किसी भी प्रयास को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। I'm constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity, and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy, and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism, and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community. Mr. President, in conclusion, India remains committed to working towards international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes. और पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा कि चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह अद्वितीय वीरता और साहस के प्रतीक थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी अहम भूमिका रही। उनके विचार युवाओं को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सावन महीने की शिवरात्रि आज है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना गया है कि जिस दिन महादेव ने विष पिया और देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया, उस दिन सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी और इसी वजह से इस दिन को सावन शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। आज के इस विशेष दिन पर देश भर के शिवालयों को खूब सजाया गया है। बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आज सुबह मंगला आरती की गई, तो वहीं उज्जैन में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भक्ति और आस्था देखते ही बनती है। दिल्ली स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी शिव भक्तों की आस्था बढ़ चढ़कर बोल रही है। सावन शिवरात्रि पर कांवड़ यात्रा का बहुत गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा अवसर भी माना जाता है। कांवड़ियों में आज जबरदस्त उत्साह है। कांवड़िए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान मेरठ में पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा काफी कड़ी करी गई है। यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी है। अयोध्या में इस खास अवसर पर कांवड़ियों ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जल अभिषेक किया। वहीं श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी श्रद्धालु की बड़ी तादाद देखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि समस्त देशवासियों को पवित्र श्रावण मास की शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव के सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूं। हर हर महादेव। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है।
भारत चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सूची साझा की है, जिसमें बताया गया है कि पंजीकृत मतदाताओं में से 18 लाख की मृत्यु हो गई है और 26 लाख मतदाता दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं। भारत चुनाव आयोग ने बताया है कि कुछ मतदाताओं के नाम कई स्थानों पर नामांकित हैं। ऐसे 7 लाख से ज्यादा मतदाता दर्ज किए गए हैं। बिहार में चल रहे बिहार मतदाता पुनरीक्षण के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाले मसौदा मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए। बिहार के सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा नियुक्त लगभग 1 लाख BLO, 4 लाख स्वयं सेवक और 1.5 लाख BLA सहित पूरी चुनाव मशीनरी मतदाताओं को खोजने का काम कर रही है और इसमें 21.36 लाख मतदाताओं की विस्तृत सूची साझा की गई है, जिसमें फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। और इसके अलावा लगभग 52.30 लाख मतदाताओं की सूची ऐसी है जिसमें कथित तौर पर मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता हैं। मतदाता 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के चलते अलग हुए पति और पत्नी के बीच गुजारा भत्ता के मामले में सुनवाई के समय CJI ने पत्नी से कहा है कि शादी के सिर्फ 18 महीने हुए हैं और आप हर महीने का लगभग 1 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता मांग रही हैं, जबकि आप खुद काफी योग्य हैं। ऐसे में पति से मिलने वाले गुजारे भत्ते पर ही क्यों निर्भर रहना चाहती हैं? आपको बता दें कि वैवाहिक विवाद मामले में महिला ने गुजारा भत्ता के दौरान मुंबई में पति से एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए और पति की BMW कार की मांग की है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजारे भत्ते में हर चीज नहीं मांगी जा सकती, आपको खुद को कमाकर खाना चाहिए। ये फैसला सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आदेश सुरक्षित रख लिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल के कार्यालय की तत्काल कार्यात्मक स्वतंत्रता और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। ECI ने अवर सचिव आशुतोष M द्वारा मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को भेजे गए इस पत्र में CEO कार्यालय को वर्तमान में उपलब्ध स्वायत्तता की कमी पर चिंता व्यक्त की है। चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि पश्चिम बंगाल के CEO को अन्य विभागों के अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के अधिकारियों के समान वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाएं। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह आयोग के परामर्श से विशेष रूप से अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त CEO, संयुक्त CEO और उप CEO सहित 4 रिक्त पदों को भरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा कि लोकमान्य तिलक की जयंती पर शत-शत नमन। लोकमान्य तिलक एक अग्रणी नेता थे जिन्होंने अटूट विश्वास के साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक उत्कृष्ट विचारक भी थे जो ज्ञान की शक्ति और दूसरों की सेवा में विश्वास करते थे। और वहीं पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह अद्वितीय वीरता और साहस के प्रतीक थे। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में उनकी अहम भूमिका रही। उनके विचार युवाओं को साहस और दृढ़ विश्वास के साथ न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को उनकी जयंती पर नमन किया है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि स्वराज्य के उद्घोष से स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले युग पुरुष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को उनकी जयंती पर शत-शत नमन।
बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज की संकल्पना को साकार बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक ऊर्जा देकर अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता को सशक्त किया। गणेश उत्सव से लेकर गीता रहस्य तक तिलक महाराज ने स्वाधीनता के संग्राम को स्व संस्कृति के आह्वान से जोड़कर और भी व्यापक बनाया। राष्ट्र निर्माण में बाल गंगाधर तिलक जी का योगदान हमेशा युवाओं को राष्ट्र प्रथम की दिशा में पथ प्रदर्शित करता रहेगा। और साथ ही गृह मंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर एक वीडियो भी साझा किया है। तिलक महाराज, उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। ढेर सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक महाराज के जीवन से ही देख सकते। उनके पूरे जीवन का लेखा जोखा देखते हैं तो इतना जरूर कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भारतीय बनाने का अगर किसी ने काम किया तो लोकमान्य तिलक ने किया। भारत को समझने वाला, भारतीय जनमानस को समझने वाला और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत की आजादी की और भारत की विकास की नींव कैसे रखी जा सकती है, उसका दिशा देने वाला एक व्यक्तित्व था। उन्होंने गीता रहस्य, गीता की टीका लिखकर गीता के अंदर कर्मयोग को लोगों के सामने रखने का काम किया और संसार के अंदर काम करने वाले कई लोगों के लिए आज भी एक गीता रहस्य उनके जीवन का मार्ग बनी है। उनके व्यक्तित्व को आंख बंद कर देखते हैं, स्मरण करते हैं तो अपने आप उनका एक वाक्य हमारे कानों में गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको प्राप्त कर ही रहूंगा। आज बहुत साहजिक और सामान्य दिखता है वाक्य, मगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वाक्य बोलना और उसको चरितार्थ करने के लिए पूरा जीवन खपा देना बहुत कम लोग कर सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये वाक्य देश की आजादी के इतिहास जब तक रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों से लोकमान्य के साथ जुड़ा रहेगा। तो मेरा नई पीढ़ी से बहुत विनम्र अनुरोध है और मैं उनका आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप तिलक महाराज को जरूर पढ़िए, बार बार पढ़िए। मेरा अनुभव है जितनी बार पढ़ोगे कुछ न कुछ नया प्राप्त करोगे जो अपने आपके जीवन को भी ऊंचाई देगा और आपके व्यक्तित्व को भी आकार देने में आपकी मदद करेगा। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी को उनकी जयंती पर नमन किया है। सोशल मीडिया एक्स पर अमित शाह ने लिखा कि चंद्रशेखर आजाद जी ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना से ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिसने युवाओं को देशभक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित कर अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। चंद्रशेखर आजाद जी मातृभूमि की स्वतंत्रता को संकल्प मानकर अंतिम सांस तक लड़े और अपने प्राणों के बलिदान से राष्ट्र सेवा का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें कभी बेड़ियां जकड़ नहीं पाई, वो आखिरी सांस तक आजाद ही रहे। राष्ट्र प्रेम, त्याग और संकल्प के अमर प्रतीक महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। और झारखंड में महिला सुरक्षा फिर से सवालों के घेरे में है। एक के बाद एक बेटियों और महिलाओं के खिलाफ कई घटनाओं ने राज्य को शर्मसार कर दिया है। लातेहार, सिमडेगा और हजारीबाग की घटनाओं ने राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और इन घटनाओं के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। झारखंड में बेटियां असुरक्षित, अपराधी बेखौफ। लातेहार में बेटियों के लिए शिक्षा का मंदिर भी नहीं सुरक्षित। सिमडेगा में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपियों ने बनाया वीडियो। हजारीबाग में डायन बिसाही के नाम पर महिला को किया गया प्रताड़ित। झारखंड की कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में। भाजपा की दोषियों पर कार्रवाई की मांग, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। देश में आधी आबादी के सशक्तिकरण को लेकर लगातार पहल हो रहे हैं। वहीं झारखंड में बेटियों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। बेटियों और महिलाओं की अस्मिता से लगातार यहां खिलवाड़ हो रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
झारखंड में अपराधियों की दबंगई बढ़ गई है और वो बेटियों की अस्मत को पैरों तले कुचल रहे हैं। ताजा मामला सिमडेगा का है, जहां अपराधियों ने न केवल नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में गुस्सा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर महिला सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए न्याय की मांग की। युवती जो नाबालिग है उसके साथ गलत हुआ है और इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। शर्मसार करने वाली इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है और राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इस घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। एक मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने की घटना अति निंदनीय है। उन्होंने आरोपियों की पहचान कर कठोरतम सजा दिलाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला गरमाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री ने सिमडेगा उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री सोरेन ने पीड़िता और उसके परिजनों की सुरक्षा के साथ ही उन्हें सहायता उपलब्ध कराने की भी हिदायत दी। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। सिमडेगा की यह घटना तो बानगी मात्र है। झारखंड में शिक्षा के मंदिरों में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। लातेहार के एक मिशनरी स्कूल के फादर पर छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि मामला संज्ञान में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर भाजपा हमलावर है। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मामले की लीपापोती का आरोप लगाया है। सरकार जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करे, पॉक्सो कोर्ट में मामले को लेकर के जाए। अगर मामला गलत है या सही है, ये फैसला कोर्ट का है, पॉक्सो कोर्ट का है। इधर हजारीबाग में डायन बिसाही के आरोप में एक विधवा महिला को निर्वस्त्र कर पीटा गया। इतना ही नहीं, उसके साथ बर्बरता की हदें पार कर दी गई और उसके शरीर के कई हिस्सों को ब्लेड से काटा भी गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जो भी वैसा किया है उनके पड़ोसी हैं। हम लोगों ने सभी को चिन्हित करके प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसमें से अभी एक को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। बाकी जो 6 लोग हैं वो लोग फरार हैं, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इन सभी घटनाओं के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि सरकार विधि व्यवस्था को लेकर गंभीर है और दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हम अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचते हैं और अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का भी काम करते हैं। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। झारखंड में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है। एक तरफ जहां नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, वहीं अपराध का बढ़ता ग्राफ चिंताएं पैदा कर रहा है। भारतीय दर्शन में महिलाओं को पूजनीय माना गया है और उन्हें शक्ति का पर्याय भी समझा जाता है, लेकिन झारखंड में हालात इसके विपरीत दिख रहे हैं। सिमडेगा, लातेहार और हजारीबाग की घटनाएं राज्य की विधि व्यवस्था की पोल भी खोल रहा है, जहां अपराधी बेखौफ है और महिलाओं की सुरक्षा दांव पर है। डीडी न्यूज के लिए मनोज, गौरव और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।